हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। कल हम आप लोगों को क्लास 10th मैथ का लेसन वाइज लेसन 1 2 3 4 5 6 और 7 का फार्मूला बताए थे। आज हम आप लोगों को लेसन 8 त्रिकोणमिति का परिचय लेसन 8 हमारा है त्रिकोणमिति का परिचय। आज हम इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे, त्रिकोणमिति के फार्मूला के बारे में। तो देखिए, त्रिकोणमिति में जो फार्मूला बनता है वो किस त्रिभुज के लिए बनता है, तो समकोण त्रिभुज के लिए बनता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, तो जिसका एक कोण क्या हो, 90 हो। ठीक है, 90 के सामने वाला कर्ण होता है, 90 के सामने वाला कर्ण होता है, और लंब और आधार ये थीटा के अनुसार बदलते रहता है। मतलब कहने का कि अगर मान लेते हैं कि हमारा थीटा ये है, अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला ये लंब हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको थीटा कर देंगे तो अब थीटा के सामने ये आ रहा है, तो अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला लंब होता है, अगर ये थीटा होता तो ये लंब हो जाता और ये हमारा क्या हो जाता, आधार हो जाता। तो कहने का मतलब है कि जहाँ पे थीटा रहेगा उसके सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, और जो भुजा बचेगा वो क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में हम जानेंगे साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट के बारे में। सबसे पहले जानेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा होता है हमारा आधार बाई कर्ण। टेन थीटा होता है लंब बाई आधार। और इसी का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, तो लंब बाई कर्ण का उल्टा कर्ण बाई लंब। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो आधार बाई कर्ण का उल्टा कर्ण बाई आधार। टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, लंब आधार टेन था तो कॉट हो जाएगा आधार बाई लंब। तो ये हमारा हो गया साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का, तो इसलिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई कोसेक थीटा। चूँकि साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई कोसेक थीटा। उसी तरह से कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा। उसी तरह से टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा। उसी तरह से कॉसेक होता है उल्टा साइन का, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। और सेक का उल्टा कॉस होता है, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा। ठीक है, और साइन टेन थीटा का एक और फार्मूला होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। उसी तरह से टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, तो ये हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में सारा कुछ बता दिए हैं। अब आइएगा, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो जब हम उल्टा को उल्टा से गुना करते हैं तो एक आता है। मतलब साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो साइन को जब कॉसेक से गुना करेंगे तो 1 आएगा। कॉस का उल्टा क्या होता है, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो उल्टा के उल्टा से गुना करेंगे तो 1 होगा। टेन का उल्टा क्या होता है, तो टेन का उल्टा कॉट होता है, तो उल्टा को उल्टा से गुना करेंगे तो 1 होगा। उसी तरह कॉसेक थीटा COSEC, कॉसेक थीटा गुने साइन थीटा, तो कॉसेक और साइन उल्टा होला तो ये भी 1 हो जाएगा। उसी तरह से सेक थीटा गुने कॉस थीटा, तो सेक का उल्टा कॉस होता है तो ये भी 1 होगा। और कॉट थीटा गुने टेन थीटा, तो कॉट का उल्टा टेन होता है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ तक हम सारा मैथ पढ़ लिए। अब हम कुछ और फार्मूला के बारे में जानेंगे। थीटा 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, अब हम इसको जानेंगे एक तरीका से। तो देखिए, सबसे पहले होगा साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो देखिए, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1 बाई 2 होता है, साइन 45 1 बाई रूट 2 होता है, साइन 60 रूट 3 बाई 2 होता है, और साइन 90 1 होता है। और इसी को जब हम पलट देते हैं तो वो कॉस का मान हो जाता है। जैसे यहाँ सबसे लास्ट में 1 था,
तो यहाँ सबसे पहले आ जाएगा 1, उसके बाद √3/2 था तो यहाँ पे लिख देंगे √3/2, उसके बाद 1/√2 था तो 1/√2, 1/2 और 0, मतलब साइन को ही घुमा देंगे तो कॉस बन जाएगा। मतलब कि सबसे लास्ट में 1 था तो सबसे पहले 1 आ जाएगा, उसके बाद √3/2 था तो √3/2 आ जाएगा, उसके बाद 1/√2 था तो 1/2 आ जाएगा, उसके बाद 1/2 था तो 1/2 आ जाएगा, उसके बाद 0 था तो 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम साइन और कॉस के बारे में जानेंगे कि cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। आइए, जब हम अभी जस्ट पढ़े हैं कि साइन बाई कॉस, मतलब साइन को कॉस से भाग करते तो क्या आता है, टैन आता है। तो जैसे यहाँ देखिए साइन का मान 0 था और कॉस का मान 1 था, तो जब साइन को कॉस से भाग करेंगे तो हम जानते हैं कि साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन होता है। क्या होता है बाबू, तो साइन बाई कॉस टैन होता है। मतलब 0 को 1 से भाग करिए तो 0/1 का मतलब 0 हो जाएगा। अच्छा 1/2 को √3/2 से भाग करिए तो 1/2 को जब हम भाग करेंगे तो भाग पलट जाता है, तो √3/2 का 2/√3 हो जाएगा। तो 2 1 कम, 2 से 2 कट जाएगा मतलब 1/√3 हो जाएगा। उसी तरह फिर 1/√2 को 1/√2 से गुना करिए, भाग करिए 1/√2 गुने भाग करेंगे मतलब इधर वाला पलटा जाएगा तो √2/1 आ जाएगा, तो √2 से √2 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर हम फार्मूला के हिसाब से समझे तो जब हम 0 को 1 से भाग करते हैं तो 0 आएगा, 1/2 को √3/2 से भाग करते हैं तो 1/√3 आता है। कितना आता है, 1/√3 आता है। 1/√2 को 1/√2 से भाग करते हैं तो 1 आता है। √3/2 को 1/2 से भाग करेंगे तो ये हमारा आएगा √3। क्या आएगा, √3। और किसी भी चीज़ को जब 0 से भाग करते हैं तो 1/0 होता है अनडिफाइंड, मतलब अपरिभाषित, तो अपरिभाषित हो जाएगा। तो इस तरह से हम साइन कॉस टैन निकाल लिए। और साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ठीक है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। मतलब जो भी मान यहाँ है साइन में, कॉसेक में इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब कि साइन 0 तो 0 का उल्टा होता है अपरिभाषित। 1/2 का उल्टा होता है 2/1 मतलब 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा तो 1 का उल्टा 1 ही रहता है, 1 कभी भी पलटता नहीं है। उसी तरह सेक में यहाँ देखिए 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही रह जाएगा, √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा, 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, और 0 तो 0 का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित होता है। पंखा चल रहा था। कॉट थीटा, उसी तरह tan का उल्टा होता है कॉट। तो जब tan 0 0 है तो कॉट 0, 0 का उल्टा अनडिफाइन हो जाएगा। कॉट tan 30 1/√3 है तो यहाँ हो जाएगा 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1 रहता है, √3 का उल्टा 1/√3, और 0 का 1 का tan 90 अनडिफाइन, अनडिफाइन का उल्टा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट फार्मूला पे। नेक्स्ट फार्मूला हमारा हो जाएगा समकोण त्रिभुज में। ये हमारा समकोण त्रिभुज है जिसमें ये हमारा थीटा है, ठीक है, तो ये हमारा 90 है, ठीक है। तो फार्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। ठीक है, उसके अलावा हमारे एग्जाम में पूछता है त्रिकोणमिति से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1, ई प्लस में इधर आएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा भी होता है, तो अगर कॉस को इधर छोड़ देंगे तो पहले से 1 इधर था, ये प्लस साइन इधर आएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये माइनस कॉट को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाता है प्लस, तो बराबर में क्या बच जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी तरह से कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा हमारा, तो ये पहले से इधर है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस 1 इधर आएगा तो -1,
तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा। उसी तरह से होता है sin का हो गया, cos का हो गया, उसके अलावा होता है tan का रिलेशन sec के साथ, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये माइनस टेन उधर जाएगा तो sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा किसका, तो tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दोनों मिला के क्या होता है 1 होता है। अगला लेसन है हमारा एक्सरसाइज 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। तो इसमें हमको सवाल देता है उन्नयन कोण, अवनयन कोण, शिखर, पाद बिंदु। तो याद रखिएगा कभी भी अगर शिखर बोलेगा तो शिखर मतलब ऊपरी भाग होता है, अगर पाद बिंदु बोलेगा तो वो मतलब निचली भाग होता है। ठीक है, अगर किसी समकोण त्रिभुज में ये जो होता है हमारा ऊपर वाला ये, इसको उन्नयन कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उन्नयन कोण। और जितना उन्नयन कोण होता है इस वाला को अवनवन कोण कहा जाता है। तो उन्नयन कोण अवनवन कोण के बराबर होता है। क्वेश्चन एक्सरसाइज 9 में कोई फार्मूला नहीं है, सब त्रिकोणमिति पर ही बनने वाला है। आइए एक्सरसाइज 10 में हम देखते हैं। अगला लेसन 10 है हमारा विड्थ। तो विड्थ के बारे में हम जानेंगे कि एक रेखा जो किसी वृत्त के दो भिन्न बिंदु पर काटेगा उसको छेदक रेखा कहेंगे। यदि वृत्त को अगर कोई रेखा अगर एक वृत्त को दो बिंदु पर काटे, कितने बिंदु पर, वृत्त को दो भिन्न भिन्न बिंदु पर काटे तो ऐसे रेखा को हम छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, छेदक रेखा। मतलब वृत्त को, मतलब कि देखिए अगर वृत्त को सिर्फ स्पर्श करेगा, सिर्फ छुएगा, एक बिंदु पर छुएगा तो वो हमारा हो गया स्पर्श रेखा। क्या हो गया, स्पर्श रेखा। लेकिन आर पार कर जाएगा, प्रतिच्छेद कर जाएगा। जब प्रतिच्छेद करेगा तो दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो वो छेदक रेखा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, छेदक रेखा कहलाएगा। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। जैसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया तो स्पर्श रेखा, और वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद किया तो वो क्या हो जाएगा, छेदक रेखा हो गया। और जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है उसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। जैसे ये हमारा स्पर्श रेखा है तो ये स्पर्श रेखा इस वृत्त को कहाँ पर स्पर्श किया, यहाँ पर, तो इस बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मतलब कि अगर ये हमारा वृत्त है तो वृत्त ये हमारा क्या है, त्रिज्या है। ये क्या है, त्रिज्या। तो अगर ये वृत्त पे स्पर्श रेखा, जैसे मान ले बाहर बिंदु वृत्त से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो ये हमारा वृत्त को छुआ तो ये स्पर्श रेखा हुआ, तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो यह स्पर्श रेखा की बात है कि यदि स्पर्श रेखा मतलब कि अगर यदि कोई लाइन वृत्त को स्पर्श करे, जैसे यहाँ देखिए ये लाइन वृत्त को स्पर्श किया, तो जब कोई लाइन वृत्त को स्पर्श करे तो वो स्पर्श लाइन और त्रिज्या से जब मिलेगा तो ये क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो वही कह रहा है कि स्पर्श रेखा जो होता है वृत्त को स्पर्श करती है, उसे स्पर्श और त्रिज्या से जो मिलती है वो क्या होती है, लंब होती है। स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को समाहित करने वाली रेखा को वृत्त के उस बिंदु की अभिलंब भी कहते हैं। और वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखा की दूरी बराबर होती है। जैसे ये हमारा वृत्त है, अगर बाहर बिंदु से हम स्पर्श रेखा, तो किसी भी वृत्त के बाहर बिंदु से वृत्त पर हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो बाहर से जो दो स्पर्श रेखा खींचते हैं दोनों की दूरी बराबर होती है। तो वही कह रही है कि वृत्त के किसी बाहर बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जाती है, वो दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, एक वृत्त पर हम अनगिनत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ये देखिए वृत्त को स्पर्श किया, ये देखिए ये भी वृत्त को स्पर्श किया, ये देखिए ये भी वृत्त को स्पर्श किया, ये भी वृत्त को स्पर्श, ये भी वृत्त, ये नहीं स्पर्श किया, ये स्पर्श रेखा नहीं होगा। ये वृत्त को स्पर्श किया, ये वृत्त को स्पर्श किया, तो हम एक वृत्त पर हम अनगिनत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। हम अनगिनत स्पर्श रेखा, ये नहीं छुआ, ये स्पर्श रेखा हो गया, 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 ये स्पर्श नहीं हुआ, ये स्पर्श रेखा हो गया, ये स्पर्श रेखा हो गया, ये हो गया। तो एक वृत्त पर हम अनगिनत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, लेकिन किसी वृत्त के बाहर बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा लेसन 10 था। आइए लेसन 11 में। लेसन 11 जो है, 11 लेसन उसका नाम है
रचनाएं मतलब कंस्ट्रक्शन, तो इसमें कोई फार्मूला का काम नहीं है। तो आते हैं लेसन 12 में। लेसन 12 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्त से संबंधित, ये जो वृत्त होता है इससे संबंधित कितना क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को निकालना, जैसे मान लेते ये वृत्त है तो इतना भाग को निकालना है, तो ये क्या हो गया, तो ये हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया। ये छोटा है तो लघु त्रिज्या खंड हो गया, और ये इधर वाला भाग बड़ा है तो ये दीर्घ त्रिज्या खंड हो गया। उसी तरह से जब वृत्त पर हम क्या करते हैं, कोई जीवा खींचते हैं, तो ये अगर इसको निकालनी है तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको वृत्त खंड कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त खंड। जैसे जब ये दोनों को मिलाएंगे तो ये जो बना हमारा ये क्या है, वृत्त खंड है। तो ये छोटा वृत्तखंड हुआ और इधर जो है ये बड़ा वृत्तखंड हुआ, ठीक है। तो ये सब के बारे में, वृत्त से संबंधित हम क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि वृत्त के मध्य बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं, और वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी एक बिंदु पर जब मिलता है तो वो त्रिज्या कहलाता है। और जब वृत्त के केंद्र से होकर आर पार कर जाए, वृत्त के केंद्र से जाने वाली रेखा को हम व्यास कहते हैं, ठीक है। तो वृत्त में ये हमारा पूरा वृत्त हुआ और ये हमारा अर्धवृत्त हुआ। ये क्या हुआ, हमारा अर्धवृत्त हुआ। तो हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे। पहले हम पूरे वृत्त के बारे में जानेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि क्या होता है, तो 2 पाई आर, ठीक है। अब आते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त की परिधि, तो अर्धवृत्त की परिधि होता है पाई आर प्लस 2r। अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, पाई आर प्लस 2r। अब आइए चतुर्थांश, जैसे ये वृत्त है तो वृत्त को अगर हम 4 भाग में बांट देते हैं, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, तो 4 भाग को चतुर्थांश कहते हैं। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब आइए अगर मान लेते हैं कि ये वृत्त है, ये इसके बाहर से एक वृत्त है, तो ऐसे वृत्त को सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, सकेंद्रीय वृत्त। जैसे इसमें ई हो गया, मान लेते हैं हमारा R1 हो गया, तो यहाँ से ई पूरा क्या हो गया, R2 गया। या बड़ा वाला को हम R1 मान लेते हैं तो ये क्या हो गया, R2। तो ऐसे वृत्त को हम कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त। क्या कहते हैं, सकेंद्रीय वृत्त। तो सकेंद्रीय वृत्त में हम जानेंगे कि सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल, क्या जानेंगे, सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल। सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई, ये मान लेते हैं हमारा बड़ा आर है और ये मान लेते हैं कि हमारा छोटा आर है, तो पाई बड़े आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर, ये हमारा होता है सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल। अब आइए घड़ी के बारे में जानेंगे, क्योंकि घड़ी भी वृत्त के समान होता है। तो जब घड़ी पूरा घूम जाता है तो 301 वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री का होता है। तो जब मान लेते हैं कि घड़ी के मिनट की सुई यहाँ 12 पे है, तो पूरा गोल मोल नचेगा तो 1 घंटा, मतलब 60 मिनट में पूरा घूम जाएगा। तो मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री घूम जाएगा। तो मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है। कितना का कोण बनाता है, तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो अगर 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगा तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, तो 1 मिनट में 360/60 तो काट देंगे तो मतलब 6 डिग्री, मतलब मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 5 मिनट में 6 5 30 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये घड़ी के बारे में हो गया, ठीक है। उसी तरह से अगर ये मान लेते घंटा का सुई होता, तो घंटा का सुई 12 घंटा में पूरा गोलमोल घूम जाता है, मतलब 12 घंटा में 360 डिग्री घूमता है। तो हम लिख सकते हैं कि घंटा का सुई 12 घंटा में कोण बनाता है। कितना कोण बनाएगा, तो 12 घंटा में पूरा घूम जाएगा, मतलब 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इसलिए 1 घंटा में अगर 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाएगा, तो 1 घंटा में 360/12 मतलब 12 × 36 मतलब 30 डिग्री का कोण बनाएगा। तो घंटा की सुई 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 30 डिग्री का कोण बनाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं। तो मिनट का सुई, तो अगर 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण,
तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, मतलब घंटा की सुई 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाएगा। तो घंटा की सुई 1 मिनट में कितना बनाएगा, तो 30/60 मतलब 1/2 डिग्री। कितना डिग्री, 1 मिनट में घंटा की सुई 1/2 डिग्री का कोण बनाएगा। अब आइए वृत्त में जो होता है, ये हमारा वृत्त है, तो वृत्त में ये जो है हमारा, ये जो है त्रिज्या खंड हुआ। ये क्या हुआ हमारा, त्रिज्या खंड हुआ। ये छोटा है तो छोटा त्रिज्या खंड, उसके अलावा ये जो इधर वाला है ये भी त्रिज्यीय खंड है, ये जो पूरा ये भी त्रिज्यीय खंड है। तो जो छोटा है उसको लघु त्रिज्या खंड कहते हैं या सीधे त्रिज्या खंड कहते हैं, और जो बड़ा है उसको दीर्घ त्रिज्या खंड कहते हैं। तो आइए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr² थीटा बट्टा 360। आइए अगर दीर्घ मतलब बड़का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बना जाए तो उसको दीर्घ कहते हैं। तो दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ मतलब बड़ा वाला। तो अगर इस पूरे में से मतलब पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इतना को हटा देंगे तो ये तो दीर्घ हो गया ना, ये इधर वाला बचा। तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मतलब पूरे वृत्त में से, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तब पूरे वृत्त में से घटा देंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मतलब πr² थीटा बाई 360 को घटा देंगे, πr² थीटा बाई 360 को। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा, πr² माइनस πr² थीटा बाई 360। हम πr² को कॉमन भी ले सकते हैं, तो πr² कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस थीटा बटा 360। ये किसका हो गया, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब आइए वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये हम त्रिज्या खंड के बारे में जान गए, तो अब हम जानेंगे किसके बारे में, वृत्त खंड के बारे में। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा बाई 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा। तो एक होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, एक होता है वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो आइए वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा बाई 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा। तो ये हो गया छोटका वृत्त खंड, मतलब कि जैसे ध्यान दीजिएगा फोटो से ज़्यादा समझ में आता है। जैसे ये हुआ ना, मान लीजिए ये फोटो है, तो जैसे ये हुआ और ये हुआ, तो इसको मिलाया, तो जब इस लाइन को इस लाइन से मिलाते हैं ना, तो ये जो बन रहा है ये हमारा, इसी को वृत्त खंड कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त खंड। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल जो होता है वो हम बताना चाह रहे हैं कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा बाई 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा होता है। ठीक है, अब आइए, तो ये वृत्त खंड, अगर लघु या दीर्घ वृत्त खंड बोले तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है, तो दीर्घ मतलब पूरा में से इतना को हटा दीजिए, तो पूरा क्षेत्रफल मतलब πr², तो πr² माइनस πr² थीटा बाई 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा। तो ये होता है दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो 12 लेसन का कंप्लीट हो गया। अब आइए लेसन 13, तो एक्सरसाइज 13 का नाम है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, तो पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन के बारे में अब जानेंगे, जिसमें हमको बेलन, घन, घनाभ, शंकु, छिन्नक सब के बारे में पढ़ना है। तो हम लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे। बेलन, ये है हमारा बेलन, ये क्या है, यह है हमारा बेलन। अब आइए बेलन, जिसमें ये यहाँ से यहाँ त्रिज्या होता है r और यहाँ से यहाँ ऊंचाई h होता है। ठीक है, तो आइए बेलन के आयतन के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh। अगर बेलन का कुल पृष्ठ पूछे तो कुल पृष्ठ होता है 2πr इंटू h प्लस r। अगर आपसे पूछे बेलन का, बस बेलन का ये 3 फार्मूला होता है। अब आइए बेलन के बाद हम आते हैं घन घनाभ में। ठीक है, तो ये हमारा घनाभ हुआ, ये क्या हुआ, घनाभ, जिसमें ये हमारा लंबाई हुआ, ये हमारा चौड़ाई हुआ, ये हमारा ऊंचाई हुआ। ठीक है, तो आइए घनाभ है ये। तो घनाभ में आइए, घनाभ का आयतन होता है L गुने B गुने H। घनाभ का वक्र पृष्ठ होता है 2 इंटू L प्लस B या गुना H। घनाभ का कुल पृष्ठ होता है 2 गुने LB प्लस BH प्लस HL। घनाभ का विकर्ण होता है √L² प्लस B² प्लस H²। तो ये घनाभ हो गया। अब आइए घन किसको कहते हैं, तो जिसका चारों भुजा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या हो, बराबर हो, तो वो हमारा घन होता है। क्या होता है, घन हर एक किनारा बराबर होता है, मतलब ये ए तो ये भी ए, ये भी ए। तो आइए घन का आयतन,
घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है ए क्यूब, ठीक है। घन का वक्र पृष्ठ, तो घन का वक्र पृष्ठ होता है हमारा 4a²। घन का कुल पृष्ठ, तो कुल पृष्ठ होता है 6a²। घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण होता है √3a। घन का विकर्ण क्या होता है? √3a। अब आइए शंकु के बारे में जानेंगे। तो ये हमारा शंकु है। ये क्या है? शंकु, जिसमें ये r होता है और ये h होता है। ये भी ऊंचाई होता है मगर तिरछी ऊंचाई होता है, तिर्यक ऊंचाई, जिसको l कहते हैं। क्या कहते हैं? l कहते हैं। और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, तो 90 के सामने वाला कर्ण होता है, मतलब कर्ण का स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर। l का स्क्वायर बराबर मतलब कर्ण का स्क्वायर, तो l का स्क्वायर बराबर लंब और आधार, तो l स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। शंकु में l स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h स्क्वायर बराबर होता है l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। r स्क्वायर बराबर होता है l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। आइए, तो शंकु जो है, ये शंकु का आयतन हम जानेंगे। तो शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है हमारा पाई r l। शंकु का कुल पृष्ठ, तो कुल पृष्ठ होता है पाई r गुने l प्लस r। तो ये हो गया शंकु के बारे में। अब शंकु के बाद हम आते हैं गोला में। किस में आते हैं? गोला में। यह है हमारा गोला, जिसमें सिर्फ क्या होता है? त्रिज्या होता है, बाकी लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं होता है। तो गोला, तो आइए गोले का आयतन। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। गोले का वक्र पृष्ठ, तो गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई r स्क्वायर। और गोले का कुल पृष्ठ, तो कुल पृष्ठ भी हमारा वही होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब आइए अर्धगोला के बारे में जानेंगे। तो ये है हमारा अर्धगोला। ये क्या है हमारा? अर्धगोला। ये हमारा त्रिज्या हुआ। तो अर्धगोले का आयतन होता है हमारा, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब। अर्धगोले का कुल पृष्ठ याद रखिएगा, अर्धगोला, यहाँ गोला नहीं अर्धगोला। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ होता है 3 पाई r स्क्वायर। आइए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा अर्धगोला था। अब हम पढ़ेंगे खोखले गोले के बारे में। जैसे ये अंदर से खोखला हो, है ना, तो ये गोला खोखला गोला इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? खोखला गोला, जो अंदर से क्या हो? खोखला हो। तो खोखले गोले का आयतन क्या होता है? तो खोखला गोले का आयतन होता है, खोखला गोला का आयतन होता है हमारा, मान लेते हैं कि बड़ा वाला को हम बड़ा त्रिज्या को बड़ा r मान लेते हैं और छोटा त्रिज्या को छोटा r मान लेते हैं। तो खोखले गोले का आयतन होता है 4/3 पाई बड़ा वाला r का क्यूब माइनस छोटे r का क्यूब। तो ये गोला में हुआ। उसी तरह अगर खोखला अर्धगोला है, क्या है? खोखला हमारा अर्धगोला है, तो खोखले अर्धगोला में भी ये हो गया हमारा छोटा r, ये हो गया हमारा बड़ा r। तो खोखले अर्धगोले का, तो खोखले अर्धगोले का आयतन, तो खोखले अर्धगोले का आयतन होता है हमारा 2/3 पाई बड़ा वाला r का क्यूब माइनस छोटा r का क्यूब। तो ये हो गया खोखला अर्धगोले का आयतन। अब आइए छिन्नक के बारे में पढ़ेंगे। छिन्नक किसको कहते हैं? तो हम बाल्टी देखे हुए, बाल्टी, तो यही बाल्टी छिन्नक कहलाता है। ठीक है, ये हमारा छिन्नक कहलाता है, जिसमें एक त्रिज्या बड़ा होता है और एक त्रिज्या छोटा होता है। ठीक है, तो ये हमारा मान लेते हैं कि ये कोई को R1 मान लेंगे, कोई को R2 मान लेंगे। ठीक है, तो छिन्नक इसी को कहते हैं जिसमें ये हो गया R, ये भी R, और यहाँ से यहाँ ये हो गया ऊंचाई मतलब h, और इधर वाला को तिर्यक ऊंचाई मतलब L कहते हैं। क्या कहते हैं? L कहते हैं। तो छिन्नक में हम जानेंगे, तो छिन्नक में L स्क्वायर बराबर होता है, छिन्नक में L स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये L का मान निकालने का ये फार्मूला होता है छिन्नक में। ठीक है, छिन्नक में अगर तिर्यक ऊंचाई निकालना हो तो इस फार्मूला से हम निकालते हैं। आइए, तो छिन्नक का आयतन, तो छिन्नक का आयतन होता है बाबू, छिन्नक है तो छिन्नक का आयतन हमारा होता है
1/3 क्या होता है 1/3 पाई एच क्या होता है 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 गुने R2। ये हमारा होता है छिन्नक का आयतन। अब आइए छिन्नक का वक्र पृष्ठ। छिन्नक का वक्र पृष्ठ, छिन्नक का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर। छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई R1 प्लस R2। अब ब्रैकेट के बाहर एल, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई एल R1 प्लस R2। ये होता है छिन्नक का वक्र पृष्ठ। अब आइए छिन्नक का कुल पृष्ठ। छिन्नक का कुल पृष्ठ, तो छिन्नक का कुल पृष्ठ होता है बाबू पाई R1 प्लस R2 ब्रैकेट के अंदर एल प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। छिन्नक का कुल पृष्ठ होता है पाई R1 प्लस R2 गुने एल, या इस एल को हम यहाँ भी लिख सकते हैं पाई एल R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाता है छिन्नक का कुल पृष्ठ। तो हमारा जो है पृष्ठ क्षेत्रफल भी खत्म। अब आएंगे हम 14 लेसन में। 14 लेसन का नाम है सांख्यिकी। ठीक है, ये हमारा 14 लेसन का नाम है। ठीक है, तो इसमें हम माद माध्यिका और बहुलक के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले माद के बारे में जानते हैं। तो माद बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, मतलब दिए गए चरमानों का योग बटा में दिए गए चरमानों की संख्या, तो ये माद कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, आगे बताएंगे। ये माद हो गया। अब ये माध्यक। तो माध्यक जो होता है, माध्यक निकालने के लिए हम दिए गए चरमानों को पहले बढ़ते क्रम में सजाते हैं, और जो बीच वाला होता है उसी को क्या कहते हैं माध्यक कहते हैं। तो माध्यक का फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो माध्यक का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F गुना में H। ये माध्यक का फॉर्मूला होता है। अब आइए बहुलक। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। ये किसका फॉर्मूला होता है बहुलक का फॉर्मूला होता है। और एक और फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक प्लस 2 गुने माद। ये बहुलक का फॉर्मूला होता है। देखिए मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है इस तरह से 3 4 2 9 8 3 7 6। मान लीजिए इस तरह से सवाल दे देगा, कहेगा कि इसका माध्यक क्या है। तो माध्यक निकालने के लिए इस तरह के सवाल को सबको जोड़ देंगे और जितना संख्या उतना से भाग कर देंगे। तो उस तरह से हमारा क्या निकल जाएगा माध निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा माध। जैसे 3 4 2 9 8 3 7 6 दिए गए चरमानों का योग अब बटा में दिए गए चरमानों की संख्या, मतलब कुल क्या संख्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है, तो सबको जोड़ के 8 से भाग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा माध। अगर माध्यक निकालना हो तो माध्यक निकालने के लिए दिए गए चरमानों को जो भी दिया हुआ है उसको हम पहले बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो सबसे छोटा कौन है 2, उसके बाद कौन है तो 2 के बाद 3 है, 3 के बाद कौन है एक और 3 है, उसके बाद कौन है 4 है, 4 के बाद कौन है 6 है, 6 के बाद कौन है 7 है, 7 के बाद कौन है 8 है, और क्या बच गया है 8 के बाद 9 है। तो माध्यक निकालने के लिए दिए गए चरमान को सजाएंगे और सजाने के बाद देखेंगे कि बीच में कौन है। तो बीच में अगर 3 को इधर से हटा दें, 3 को इधर से हटा दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या, तो 8 गो में अगर 3 इधर से हट जाए और 3 इधर से हट जाए तो बीच में 2 संख्या बच रहा है। तो अगर 2 संख्या बचेगा तो दोनों को जोड़ देंगे। जैसे 4 और 6, 4 से कितना होता है 10, 10 का आधा कितना होता है 5 आंसर। तो ये माध्यक निकालने का तरीका होता है। अगर अकेला होता तो डायरेक्ट जो एक रहता है वही आंसर हो जाता है, लेकिन 2 को रहेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। तो उस तरह से क्या निकलता है माध्यक निकलता है। अगर बहुलक निकालना हो तो बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है कि इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन है 3 है, चूँकि 2 एगो है, 3 2 गो है, 4 एगो है, 6 एगो है, 7 एगो है, 8 एगो है, 9 एगो है। तो सबसे ज़्यादा कौन है 3 है। तो बहुलक जो अधिकतम बार होता है उसको बहुलक कहते हैं। तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा 3 आंसर होगा। तो हमारा चैप्टर खत्म हो गया और पूरा चीज़ हर एक चीज़ बता दिए एक एक चीज़, और हमारा लास्ट प्रायिकता बच गया।
तो प्रायिकता की फार्मूला होती है कि परिणामों की संख्या, मतलब प्रायिकता, अगर किसी भी संख्या की प्रायिकता निकालना है, ठीक है, तो प्रायिकता बड़ा, जैसे मान लेते हैं कि लूडो को छक्का को फेंका गया तो उसमें सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। तो प्रायिकता की फार्मूला होती है परिणामों की संख्या अब बटा में संभावित परिणामों की संख्या, सभी संभावित मतलब कुल, ऑल संभावित परिणाम की संख्या। समझ में आ गया बात। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रायिकता में किसी भी घटना की प्रायिकता मतलब घटना की प्रायिकता 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, या तो 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा। तो किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ा या बराबर, 1 से छोटा या 1 के बराबर हो सकता है। किसी भी घटना की प्रायिकता ना तो 0 से बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, और ना 1 से बड़ा हो सकता है। 0 और 1 के बीच में ही होगा किसी भी घटना की प्रायिकता। तो हर एक सवाल को हमने पढ़ा दिया। एक और सवाल, लास्ट फार्मूला बच गया है कि घटना होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता, मतलब जो चीज़ घट रहा है और जो चीज़ नहीं घट रहा है, दोनों मिला के 1 होता है। तो हम पूरे सिलेबस को पढ़ा दिए हैं और फार्मूला। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।